और साथियों हमको ऐसा भी समझने की जरूरत है कि मतलब मेरे हित की चीज ये है, अच्छी बात है। नहीं भी है तो मतलब मेरा तो पर्सनल मतलब ये आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं सक्षम हूँ, मेरी सरकारी नौकरी है, तो कोई जरूरी नहीं कि मेरे जो भाई हैं उनकी भी सरकारी नौकरी हो, या मेरी बहन है उनके मतलब मेरे जीजा हैं उनकी भी सरकारी नौकरी हो। तो ये जो स्कीम्स हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हमारे जो और रिलेटिव्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। और खास तौर पे अगर उस स्कीम के बारे में बात की जाए श्रेष्ठा के में, तो अगर मैं बात करूं कि मतलब वो स्कीम मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से मैंने अपने भतीजे को जो जहाँ पे एक कोटा है जो देश का नामी ग्रामी एरिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर तैयारी कराने के लिए, वहां पे मैंने अपने भतीजे को भेजा, अपनी भांजी को भेजा। लेकिन मैं उनको 1-2 लाख रुपए दे भी दूं, वो मदद उनकी नहीं हो पाएगी। और ऐसा हर कोई उस स्थिति में रहता नहीं है कि आप अपने रिलेटिव्स को 1-2 लाख रुपए 4-5 लाख रुपए देने की स्थिति में हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसलिए कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो उस परिवार की पूरी दिशा और दिशा को चेंज कर देती हैं। तो हमको इंफॉर्मेशन भी हमने उनको दे दी, और इस तरीके से अपने जो रिलेटिव्स हैं हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे चाचा का बच्चा है, या ये इस तरीके से हमारे रिलेटिव्स हैं जो फाइनेंशियली हर कोई स्ट्रांग नहीं है। तो उनके बच्चों को भी हम लोग मतलब नजर में रखें और एक डाटा अपने पास रखें। और मैं अपनी बात करूं स्पेशली, तो मेरे घर में मेरे 2 भतीजे हैं, मुझे उनकी इवन नाम की स्पेलिंग से लेके डेट ऑफ बर्थ तक सब कुछ पता होता है। और अब तो 3 भतीजे हो गए, हाँ 3 भतीजे हो गए, एक मेरी भतीजी है, और मेरी एक भांजी है और 2 भांजे हैं। सबका मुझे नाम की स्पेलिंग मतलब जो होती है डॉक्यूमेंटल, उनकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ पता है। कौन बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है वो सब कुछ मुझे पता है। वो इसलिए कि फैमिली की ग्रोथ करना भी हमारी एक मतलब जिम्मेदारी है, कि जब हम समाज की बातें कर रहे हैं, समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं, समाज को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो हमारा परिवार भी उस समाज का एक हिस्सा है। तो हम कभी कभी अपने पूरे समाज को इन्फॉर्मेशन देते देते ऐसा ना हो कि हमारे ही परिवार के लोगों को इन्फॉर्मेशन ना मिले, और हमारे परिवार के जो बच्चे हैं उन्हीं तक वो चीजें ना पहुंच पाए। तो इस तरीके से जो सारी चीजें जो समाज से जुड़ी हुई होती हैं, जो समाज के उत्थान के लिए जुड़ी होती हैं, वो हमारे परिवार का और हमारा भी उत्थान कर रही होती हैं। तो अभी हम श्रेष्ठा पे लेके चलते हैं। श्रेष्ठा अगर मैं बात करूं कि यदि ऐसी कैंडिडेट के लिए सबसे रेवोल्यूशनरी स्कीम रही है तो श्रेष्ठा रही है। और श्रेष्ठा के अपने आप में इतने मायने हैं कि इस स्कीम को हम शायद अभी तक जो केवल पढ़े लिखे लोगों की मैं बात छोड़ दूं, तो जो और लोग हैं वो इस स्कीम को, इसके महत्व को समझने की जो मेंटल स्टैंडर्ड होता है वो नहीं रखते। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो माहौल है, हमारी जो कम्युनिटी का जो माहौल है, वो इस तरीके से है कि हम लोगों ने गांव से लेके कस्बे तक और कस्बे से लेके शहर तक सफर तय किया है बस। अभी हम बड़े लेवल पे देश विदेश की जो नामी गामी संस्थाएं हैं, और अपने देश से लेके विदेश की जो नामी ग्रामी संस्थाएं, उस तरफ जाने का हमने अभी सफर शुरू नहीं किया है। और एक हमारा जो समाज है वो रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है या उसका सोशल बैकग्राउंड है, वो दोनों चीजें उस पर आड़े आती हैं। सोशल बैकग्राउंड उसको डिस्क्रिमिनेशन का खतरा महसूस कराता है, और फाइनेंशियल ग्राउंड जो है उसको ज्यादा लंबे सफर तक चलने में उसको दिक्कत पैदा करता है। तो ये 2 कारण भी हमारे लिए इनको हम देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला अपने देश को छोड़ के और विदेश जाने का, तो बाबा साहब के अंदर जो चेंज आया, तो बाबा साहब का जो ग्लोबल विजन बना, उसके कारण जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के अंदर एक जो है रेवोल्यूशन कर दिया। तो यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर जो है ग्लोबल विजन बने और उनके अंदर एक मतलब ग्रेट पर्सनालिटी डेवलप हो, तो एक ही चीज हमको करनी है कि हमको हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर बनाना है। ये बहुत बड़ी चीज है कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजन ले सकें,
और ऐसा बार बार होगा कि वो गलती करेंगे। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसका हैंडल हिलता है, उसको चोट भी लगती है, स्वाभाविक है। हम भी जब अपने बचपन को याद करते हैं तो हमने ये बहुत गलतियां की हैं, इस बात को हमको नकारना नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारे बच्चे हैं तो उनको अपने छत्र छाया में, अपने अपनी निगरानी में उनको डिसीजन लेना सिखाएं और उस डिसीजन पर ऑब्जर्वेशन रखें। बस आप ही उसके सारे डिसीजन ले रहे हैं, इतना ना करें। तो हमने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए तैयार करना है। कभी कभी क्या होता है कि उस बच्चे को माहौल ही नहीं मिल पाता तो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की जो सिचुएशन है उसमें नहीं आ पाता। तो इसमें एक ही तरीका है कि हम अपने बच्चों को यदि बाहर पढ़ने के मौके मिलते हैं तो उन मौकों को हम कैश करें। इन बातों की चिंता किए बगैर कि कहीं वहां बच्चे ने कोई गलती कर दी, कहीं बच्चे से कोई गलती हो गई, कहीं बच्चा गलत राह पे चला गया, इन बातों की ज्यादा परवाह ना करें। क्योंकि ऐसे उदाहरण हमारे बीच में हैं कि जिनके बच्चों ने गलती करनी है, उनके बच्चों ने तब भी गलती करनी है जब वो आपके पास सो रहा होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मोबाइल उसको कौन सी दुनिया में लेके चला गया। और जिनके बच्चों ने गलती नहीं करनी, जिनके बच्चों ने पता है कि उनके पापा ने और मम्मी ने उनकी परवरिश कैसे की है और उनके मम्मी पापा उन पे कितना विश्वास करते हैं, जिनको पता है कि उनके जीवन का क्या गोल है, उस बच्चे को आप कहीं भी छोड़ दो, वो भटकेगा नहीं। ठीक है, तो आपको इंडिपेंडेंट बच्चों को तैयार करना है। छोटी मोटी गलतियां बच्चे करते हैं, हर उम्र का एक दौर आता है, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हमको जो है संभालने का एक एज ए पेरेंटिंग हमको होनी चाहिए। बच्चों की गलतियों को माफ करने का जो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो होनी चाहिए और उनको सही राह दिखाते रहने चाहिए। तो श्रेष्ठा एक ऐसी स्कीम है जो हमको बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। देश के अंदर जो टॉपेस्ट है, जो प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल है, जिसमें अगर हम बात करें, डीपीएस अपने आप में एक ब्रांड है। डीपीएस की हम बात करें तो डीपीएस का सालाना बोर्डिंग स्कूल का जो खर्चा है वो लगभग 4 से 5 लाख। तो जब 4 से 5 लाख रुपए जाता है तो अब मान लीजिए कि मैं भी कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं 50,000 रुपए पर मंथ अपने एक बच्चे पे खर्च कर दूंगा। भले ही मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हो, उससे कोई ज्यादा चीजें मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। और हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जब हमने इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया। अगर मैं इस बात को कहूं कि भाई 2022 में ये स्कीम आई और 2022 में सबसे पहले इस स्कीम को मैंने समझा और इस पर सबसे ज्यादा बोला, तो उसका फायदा जब हमारे समाज के बच्चों को मिला, लोगों को मिला, तो हमने देखा कि एक जो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है वो अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ा पा रहा है। तो मतलब मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई कि मैं तो अपने बच्चे को नहीं भेज सकता क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझको ऑलरेडी सक्षम बना दिया, लेकिन यदि मैंने किसी सब्जी बेचने वाले की, किसी साइकिल ठीक करने वाले बच्चे को वहां तक पहुंचा दिया, तो मतलब मैंने अपने एक सक्षम होने का जो एक जिम्मेदारी है वो निभा दी। तो इस तरीके से हम एक अपना होमवर्क करेंगे आने वाले टाइम में कि हमारे परिवार में, हमारे रिलेटिव्स में ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको हम इस स्कीम का फायदा दिला सकते हैं। आज फिर से मैं एक स्क्रीन आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ और उस स्क्रीन से आप देखेंगे कि श्रेष्ठा वास्तव में कितनी गजब की स्कीम है। साथियों, जैसे यहाँ पे आप श्रेष्ठा करेंगे, श्रेष्ठा टाइप करेंगे आप, तो ज्यादातर क्योंकि मैं इसको लगातार सर्च करता रहता हूँ, देख लिए रिसेंटली भी, तो ये पहले ही यहाँ पे आ गई। और पूरी की पूरी जो वेबसाइट है हमको उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। मैंने बताया ना, कई बार ऐसा हुआ कि हम जिन साथियों की हेल्प लेके आगे बढ़ रहे होते हैं, कभी कभी वो साथी फंस जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको खुद से वो रास्ते पता होने चाहिए। और क्योंकि साइबर कैफे वाले भी बहुत ज्यादा मक्कार होते हैं, कभी कभी उनको पता है कि ये स्कीम केवल एससी के बच्चों के लिए है, तो कभी कभी वो फार्म भरना जानते हैं लेकिन मना कर देते हैं कि मैं नहीं भर पाऊंगा, या कहीं वो गलती से नहीं, सॉरी, जानबूझ के इस फॉर्म को गलत ना भर दें। ये भी आपको ऑब्जर्व करना है।
तो इस तरीके से देखेंगे आप, क्लिक हेयर टू, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए, यहीं पे होते हैं। अभी क्या है कि जैसे ही आपके बच्चे का एडमिट कार्ड आएगा तो आपको यहीं पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये यहाँ पे डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। या फिर एक एक्सटर्नल और अलग से एक लिंक दे देते हैं, ये वहां से भी एक जो है हम अपने बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। अभी क्योंकि जो भी कोई एग्जाम होता है तो उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो एजेंसी होती है, अथॉरिटी होती है, वो पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालती है। तो इसमें ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हमको यहाँ पे देखनी आनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हमने ये देख रहे हैं कि किस किस तरीके से चीजें हैं। जहाँ तक मैं चीजें मतलब जानता हूँ वो मैं बता दूंगा आपको, वाली मुझे याद नहीं है कि इसमें दो कंडीशन, श्रेष्ठा के अंदर दो कंडीशन इसमें मेन कंडीशन है कि एक तो बच्चा शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन उसकी फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, वही बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। इसमें हम ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई मतलब मैं ऐसी कैंडिडेट हूं तो क्या मुझे इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन कंबाइन है, बोथ कंडीशन जो है एप्लीकेबल है। जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा कैंडिडेट, उसी कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबल समझा जाता है। इसमें हमको फॉर्जरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कई मामलों में, खास तौर पे यदि आपकी जो इनकम है वो अकाउंटेबल है, यानी कि आपकी अकाउंट में वो आपकी सैलरी आ रही है, तो आप इसको ज्यादा समय तक छिपा नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें आधार से इंटरलिंक हैं। और कौन आदमी कब कहाँ आपके बारे में किसी से कुछ कह दे, शिकायत कर दे, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से एक ना केवल गलती होगी, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस ये बन जाएगा। तो आपको ये भी चीज समझ में आनी चाहिए कि हमको जो है चीजों का फायदा लेते लेते कहीं इतना जो है लालची नहीं हो जाना है कि हम जानबूझ के कोई गलती कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों के लिए ये स्कीम डिजाइन है उन्हीं लोगों तक ये स्कीम पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये दो कंडीशन मैंने इसमें बताई और इसमें ज्यादा आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसमें आगे चलते हैं कि भाई इसका जो हम बात करें कि पेज नंबर इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो ये पेन एंड पेपर मोड में होगा, ऑफलाइन होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जो प्रदीप जी की जो बात थी कि क्या क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो श्रेष्ठा वाले यानी कि एनटीए इसका जो एग्जाम है वो कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो आपको इसका क्वेश्चन पेपर देती है। तो आप 9th क्लास का और 11th क्लास का ये कंबाइन यहाँ पे पेपर होता है, आप इस पेपर को अपने घर लेके आ सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास पिछले पेपर हैं उन बच्चों से भी पेपर आप लोग ले सकते हैं। हम लोग ग्रुप में भी अपील कर देंगे कि भाई जिनके पास लास्ट ईयर के यानी कि 2022 में आई 22, 23, 24 यानी कि 3 साल के हमने पेपर इकट्ठा कर लिए, तो काफी हमको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरीके से ये ऑफलाइन है। और इसका जो सिलेबस है आप देख लीजिए, इसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, साइंस के 20 क्वेश्चन है, सोशल साइंस के आपके 25 है और आपके जीके के 25 है। इनका फिक्स है, ये तभी से फिक्स है 2022 से, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये कोई गलती करेगी तो बहुत बड़ा इशू बनेगा। ये सीधा का सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है वो है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर कोई एग्जाम करा रही है तो उसका एक बहुत अच्छा नेशनल स्टैंडर्ड वो सेट करके चलते हैं। तो यहाँ पे देख लें तो ये करेक्ट जो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है ये +4 है, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे। और इसमें जो है इनकरेक्ट जो आंसर है आप इसमें देखें कि नो मार्क्स,
तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो बहुत अच्छी चीज आपके सामने, जो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि यदि इसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमने कोई क्वेश्चन गलत भी कर दिया तो भी उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट जो है हमारे पॉजिटिव नंबर पे नहीं पड़ने वाला। तो कोशिश हमको यही करनी है कि हमारे 60, 70, 80 क्वेश्चन हमारे सही हैं, तो 20 क्वेश्चन को इसलिए आप ना छुड़ियाएं कि मुझे नहीं आते थे, क्योंकि ये आपके पास कोई समझदारी वाला जवाब नहीं है कि आपने ये कह दिया कि मुझको नहीं आते थे। समझदारी वाला जवाब ये तब आपका होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग होती। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप समझदारी इसी में है कि क्या बोलते हैं कि मतलब एक कहावत होती है कि कुछ भी मतलब ऐसा कुछ कई कहावतें हैं जो भाई जो हाथ लग जाए उसी को ले लो। तो आप 20 क्वेश्चन को भी टच कर देंगे तो 20 क्वेश्चन में से भी यदि 5 क्वेश्चन भी आपके लकली ठीक हो गए तो 5 क्वेश्चन का भी आपको 20 नंबर प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बच्चे पिछले साल से लगातार ये गलती करते आते हैं कि नहीं मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता था तो मैं छोड़ आया। और काफी बच्चे जो हमारी काउंसलिंग में आए हैं तो इस बात को समझ जाते हैं। तो देखा है मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि उस बच्चे का नंबर आ गया जो बस कराया, सबको कराया, और वो बच्चा पीछे छूट गया जिसमें 50-60 नंबर थे और उसने वो ठीक किए जितने उसको आते थे उसने ठीक किया और बाकी को छुड़ आया वो 50 क्वेश्चन को। तो उसमें फिर उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली ये आपको कहीं और इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा होता है वो अलग तरीके का ट्रेंड होता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ये आपका पेपर होगा, जैसे पहले बताया। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस होगा क्लास 9th और 10th का। यदि आप 9th के लिए आपने अप्लाई किया है तो क्लास 8th का सिलेबस आएगा, और आपने 11th के लिए अप्लाई किया है तो आपका क्लास 10th का सिलेबस आने वाला है। तो इस तरीके से आप ये देख लें। और इसमें जो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, कि जब आप ये देखें कि स्टूडेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट स्टडिंग इन क्लास 8th and 10th इन द करंट ईयर, करंट एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने कोई गाइडलाइन निकालनी है तो मतलब आपको एडमिशन लेना है तो इनकी गाइडलाइन को ही चैलेंज करना पड़ेगा। और यदि ये कोई एडमिशन कैंसिल करते हैं तो उसका बेस भी ये अपनी गाइडलाइन को बनाएंगे। तो बहुत से साथी ऐसा सवाल हमसे पूछते हैं कि अरे भाई जो हमारा बच्चा है उसने 8th क्लास पास कर ली लेकिन इस बार उसका नंबर नहीं आया था, क्या मैं उसको ड्रॉप करा दूं? ड्रॉप कराना एक अलग मसला है। आप 8th क्लास को तो ड्रॉप करा सकते हैं, फिर से उसको 8th क्लास में एडमिशन दिला सकते हैं, तो उस तरीके से वो करंट एकेडमिक ईयर भी मानी जा सकती है। बट ड्रॉप कराना तो करंट एकेडमिक ईयर में आ गया। लेकिन इस सिचुएशन को आप ऐसे समझें कि आपके बच्चे ने 8th क्लास पास कर ली और वो 9th क्लास में प्रमोट हो गया, और संयोग से ऐसा हो सकता है कि उसका 8th क्लास में 9th क्लास में जो श्रेष्ठा में एडमिशन नहीं हुआ। तो बहुत से साथी क्या करते हैं कि वो 9th क्लास को उनके बच्चे ने पास की है और फिर भी वो श्रेष्ठा के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम इस चीज को देखें तो उनका बच्चा मतलब 9th क्लास पास करने के बाद 10th में जाने वाला होता है, लेकिन वो उस बच्चे को फिर से 9th में भेजने के लिए ये रिस्क लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जब कोई डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी हो तो आपके बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ऐसी गलती आप ना करें कि आपने बच्चे के फ्यूचर को जब देखते हैं तो आप तो 1 साल की बात कर रहे हैं। जब लड़ाई होती है ना तो एक एक दिन के लिए चैलेंज होता है। एक दिन पे केवल स्टूडेंट क्वालिफाई होता है और एक दिन पे डिस्क्वालीफाई होता है जब एज का क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो हमको ना केवल एक दिन की चिंता करनी है, बल्कि जो ये सालों पे आप जो है बच्चों की सालों पे जो आप दाव लगाते हैं, इसको बहुत सोच समझ के आप लोग देखें। अगर आपने ऐसी कोई गलती कर रहे हैं या की है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कभी भी जो है स्क्रूटनी होती रहती है डॉक्यूमेंट की। क्योंकि ये जो है फुली 100% सब्सिडी मतलब इसको मिलती है स्कूल को। ये सारा का सारा पैसा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिकमेंड होते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से आता है। तो ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट की
पहल पे ये स्कीम चल रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की निगरानी में है। तो हम इस तरीके से समझें इस बात को भी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मतलब लगभग जो मैं समझ पाया हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने आपके साथ साझा की हैं। और एक चीज़ ये कि हमारे साथी बहुत लापरवाह होते हैं। लगभग मैं इस पे 2-3 महीने पहले ही इस पे लिख देता हूँ, जनवरी-फरवरी में लिख देता हूँ कि भई लगभग अप्रैल में जो श्रेष्ठा के जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, तो जो साथी उसमें इंटरेस्ट है तो वो अपना शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट वो बनवा लें। लेकिन पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि नहीं-नहीं, जब वो निकलेंगे तभी हम जो है अपना जो सर्टिफिकेट है वो तैयार करवाएँगे। और तब ऐसा पता चलता है कि उनके सामने 100 समस्याएँ होती हैं और उनके सर्टिफिकेट तैयार नहीं होते। तो हम काफ़ी चीज़ें हम बैकअप भी रखते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी चीज़ें हैं जो टेक्निकली हमको पता होती हैं। तो हम कैसे भी करके उनका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो सीरियस नहीं होते, मतलब लापरवाही का आलम उनका ऐसा होता है कि उसके बाद भी वो सीरियस नहीं होते। अब वो सोचते हैं कि हाँ, जब बच्चे का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, तब हम फिर जो है अपने डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। मैं आपको एक चीज जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन से लेके थोड़ा बहुत आपको मौका मिल जाता है एंट्रेंस एग्जाम तक। लेकिन जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उस दिन आपको मौका नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट बनवाने का, क्योंकि उस दिन तो ये मतलब टॉप गियर में चलते हैं। विद इन 3 डे ये काउंसलिंग करा देते हैं, और विद इन 3 डे मत ज्यादा 5 दिन मान लीजिए, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर फर्स्ट जो काउंसलिंग है उसको कंप्लीट कर देंगे। और आपका ऐसा भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो 4 से 5 दिन में आप कहीं से बनवाना है। तो जिन लोगों को मैंने मैसेज देना है वो मैं दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी लापरवाही के लिए अब की बार खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। और निश्चित तौर पर जो आपके जो समस्या मेरे सामने आई किसी भी तरीके से, कि उनको बताने के बाद भी वो जब वो गिड़गिड़ाते हैं, तो जितना हम हेल्प कर सकते हैं वो कर देते हैं। लेकिन यदि इस बार उनकी लापरवाही के कारण उनके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुए और उनके डॉक्यूमेंट की वजह से उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, तो दर्द तो मुझको भी होगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इस बात की जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी होगी, और आपके बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने का सबसे जो बड़ा कारण होगा वो आप बनो। इसको मैं साफ साफ शब्दों में आपको बोल दे रहा हूँ। तो इस विषय पे श्रेष्ठता को लेकर कई चीजें होती हैं, कि जैसे आपकी बेटी होगी, आपका बेटा होगा, जब वो बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाएगा तो बोर्डिंग स्कूल को लेके कई नेगेटिव चीजें हम लोगों को ऐसी लगती हैं कि मतलब बोर्डिंग स्कूल को हम पनिशमेंट स्कूल की तरह लेते हैं। अगर आप देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल क्लास है या लीडिंग क्लास है, आप उसको देखेंगे, मतलब जितनी रूरल क्लास है, रूरल क्लास है, आप उसको देखिए। आप इस देश को रूल करने वाले लोगों को देखिए, जो इस देश के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको देखिए, इस देश के अंदर जो बिजनेस क्लास है आप उसको देखिए। तो आपको समझ में आएगा कि उन लोगों की सारी एजुकेशन, उनके बच्चों की सारी एजुकेशन, वो ना केवल इस देश के बोर्डिंग स्कूलों से है, बल्कि वो इस देश की सीमाओं को लांघ कर भी एब्रॉड एजुकेशन वो लोग लेके आए। और आप अपने बच्चों को केवल अपनी गोदी में बिठा के रखना चाहते हैं, अपनी छाती से चिपका रखने चाहते हैं। निश्चित तौर पर आप इससे बच्चों का विकास नहीं, बल्कि बच्चों को आप एक तरीके से मानसिक रूप से जो डिसीजन लेने में उनको विकलांग बना रहे हैं। ये साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो जिंदगी का सफर है एक दिन खत्म हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में। हमारे बाद हमारे बच्चे इस दुनिया में रहेंगे, तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। उनको ट्रेंड करिए, और देश दुनिया के जो बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं उनमें पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजिए। आप इस बात में एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए कि कब कौन सा मौका, कब आपका कौन सा निर्णय आपके बच्चों को इस देश के जो सबसे प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, विश्व की जो प्रसिद्ध संस्थाएं, उनमें पढ़ने का मौका दिला दें। तो आप इस तरीके से अपने आप को एक मतलब बड़ी सोच के साथ, जो बाबा साहब ने कहा कि बड़ा ख्वाब रखो, भाई बड़ा ख्वाब रखना तो फिर बड़ा ही ख्वाब रखो। अगर आप छोटा ख्वाब रखोगे तो आप लेबर बनोगे, और बड़ा ख्वाब बनोगे तो आप रूलर बनोगे।
तो आप बड़ा ख्वाब रखो, और निश्चित तौर पर मैं तो बेटियों को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि निश्चित तौर पर बेटियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, और मुझे अभी तक किसी भी अपने समाज की बेटी का ऐसा कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला कि उस बच्ची ने वहां जाके कोई गलती की या गलत माहौल में या गलत दिशा में आगे बढ़ गई। मेरे सामने बहुत लड़कियां हैं जिनका मैं देख लेता हूँ कि क्या उनमें से कोई साथी यहाँ पे हैं जिनसे मैं आपको कुछ बुलवा दूँ। अ, कोई है क्या इस मीटिंग में जिनके बच्चे श्रेष्ठा स्कीम के तहत हैं? अच्छा, मनीष है क्या? मनीष क्या पापा हैं क्या आपके पास में, अर्जुन जी? जी सर, जी सर। हाँ अर्जुन जी बताओ, उसका बताओ। जय भीम दोनों को। मान्यवर, मैं वैसे भी बोलना चाह रहा था, अभी मैंने कहा आपका स्पीच चल रहा है तो हो जाने दो। तो मेरा कहना यही है, जो भी हमारे साथी भाई जो जिनके बच्चे हैं, तो आप किसी तरह से भी चिंता ना करें। अपने बच्चों को जहाँ कहीं भी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता है आप लोग करवाएं। और मेरा तो मैं अपना जो सपना हमारा था, इंडिया से लेकर कोलंबिया तक जहाँ भी कहीं अगर मिलेगा मैं अपने बच्चों को जरूर ले जाऊंगा। बाबा साहब का जो सपना था, जो बाबा साहब ने किया, हम उस पे आज भी फॉलो करते हैं। और हम अपने बच्चों के लिए इंडिया से लेकर कोलंबिया तक अगर मौका मिलता है तो हम अपने बच्चों को पीछे नहीं हटेंगे, उनको आगे ले जाने के लिए। तो मैं आप सभी गार्जियन जो भी हैं, बच्चे जिनके अब श्रेष्ठा में जा रहे हैं, मेरी बच्ची भी पढ़ रही है डीपीएस स्कूल में, और इस साल 10th पास किया है, अब 11th में जाएगी। तो अच्छे नंबर से अभी रिजल्ट नहीं आया है, बताऊंगा मैं आप लोगों को। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी पेरेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो आप इस साल भर रहे हैं, वो बिल्कुल चिंता ना करें अपने बच्चों के लिए। और जहाँ कहीं भी अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ये झिझक अपना एडमिशन बच्चों के करवाएं और अच्छी एजुकेशन दिलवाएं। और इसमें मैं अपने भाई प्रदीप बोध जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा छोटा बेटा जो है वो इन्हीं के एसएससी स्कूल में हुआ था, और आज जो है उस हमारे बेटे ने जो आईआईटी का जो पहला एग्जाम होता है वो क्लियर कर लिया है। 81% आया हुआ है उसको। और अभी जो एक पेपर और रह रहा है उसका, जो शायद 17-18 तारीख में होगा, एडवांस का, जे एडवांस का, और वो भी क्लियर करेगा। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, और खास तौर से प्रदीप जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं। और मैंने अपने उनको भेजा भी था, धन्यवाद भेजा था जब हमारे बच्चे का आया हुआ था। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को ये चिंता मत करें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा, कितनी दूर जा रहा पढ़ने के लिए, इसकी चिंता मत करें। क्योंकि हम लोगों में यही होता है कि हम अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते, कि अरे मेरा बच्चा छोटा है, वहाँ जाएगा क्या करेगा, कैसे करेगा, परेशानी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ और भी बच्चे होते हैं और उनकी आपस में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो अच्छा पढ़ते लिखते हैं। हमारा जो, मैं हरदोई जिले का हूँ, यूपी से हूँ, और मेरे जिले का ही एक लड़की हमारे साथ में डीपीएस में यमुनानगर में आई, और कई और गोरखपुर के आए बच्चे, सबसे दोस्ती हो गई लड़की की। अच्छा एडमिशन बढ़िया चल रहा है और पढ़ रही है लड़की हमारी, इस साल 11वीं में गई है, 12वीं करेगी। आगे आप लोगों के आशीर्वाद से हो सकता है और अच्छे जागे जाए। और हमारी भी यही तमन्ना है, साले एनडीए में हम उसको ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके पास वो एनसीसी है। तो आप लोगों को मैं अपनी जो बता रहा हूँ स्टोरी, तो इसमें आप लोग समझे और अपने बच्चों को बेझिझक अच्छे स्कूल में भर्ती करवाएं। और प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए, मैं बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बच्चा निश्चित तौर पर हम सभी का बच्चा है, और वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है। और कोई साथी है क्या? जानवी है क्या? अगर जानवी, अर्चना, अर्जुन जी माइक अपना म्यूट कर लीजिए। एक इधर से हैं, वेलकम से अर्चना जी हैं,
और वो एक तरीके से सिंगल मदर हैं। सिंगल मदर का आप मीनिंग जानते होंगे, तो आप सॉरी सिंगल पेरेंट हैं, तो आप समझते होंगे कि सिंगल पेरेंट के लिए क्या चैलेंज होते हैं अपने बच्चों को पालने के, और ख़ास तौर में जब फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ना हो। अभी वो मीटिंग में थी लेकिन शायद वो नहीं है। बबीता एक बार, बबीता हाँ जी। एक बार अर्चना जी को बुलाना, उनका एक्सपीरियंस इन लोगों के लिए जरूरी है। जो कॉल करो। अर्चना जी से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हम लोग जब EWS के कैंप लगाया करते थे तो हम लोग वेलकम गए। तो वेलकम में जब वो मिली थी तो वो जो एक बेबस, लाचार, असहाय व्यक्ति जो होता है वो उस मोड में बात कर रही थी। और संयोग से ये श्रेष्ठ स्कीम में ये कभी 2022 में हमारे सामने थी। तो अर्चना जी को इस स्कीम का क्या फायदा मिला और किस तरीके से हम लोगों ने उनको फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक, इवन एडमिशन तक उनके बच्चों की जो मतलब हेल्प करने का हमको मौका मिला। हम तो ये कहते हैं कि हमको मौका मिला उनकी हेल्प करने का। और आज वो लेडीज जो कभी बेबस, लाचार, असहाय थी, आज उनका केवल 3 से 4 साल में जो उनका जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है वो बढ़ता ही है। कि जिस लेडीज को लोग ये देख रहे हों कि भाई सारी गलती तेरी ही है और सारा दोस्त तेरा है, जब वो कुछ करके दिखा देती है तो और परिणाम जो है लोगों के लिए सबसे बड़े जवाब होते हैं। तो यदि अर्चना जी आएंगी तो हम उनसे ये, अर्चना जी हैं क्या, आ गई हैं? अर्चना जी आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे। और जो आपसे पहली मुलाकात से लेके अब तक का जो सफर हुआ, थोड़ा एक बार बताइए कि किस तरीके से आपने ये अपने आप को एक कमजोर सिचुएशन से निकालते हुए इस तरीके से चीजों को अचीव करते हुए आज आपके जो ख्वाब हैं वो क्या हो सकते हैं। थोड़ा एक 1-2 मिनट में चीजों को आप बताएंगे, क्योंकि आप जैसी और भी यहाँ पे महिलाएं हो सकती हैं और भी जिनको शायद आपका एग्जाम्पल कुछ प्रेरणा दे सके। सर मेरे दोनों बच्चे हॉस्टल में हैं। इसका सारा श्रेय मैं सर आपको दूंगी और मैम को, क्योंकि आपकी हेल्प के बिना तो ये कुछ हो ही नहीं पाता। नहीं, और बच्चे आप भी बच्चों का बताओ और आप अपनी ग्रोथ के बारे में बताओ कि क्या सोचते हो। सर बच्चे जहाँ पर भी है ना बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बेटी का फोन आया था तो मैं मीटिंग में से बीच में चली गई थी। दोनों बच्चों से बात होती रहती है, दोनों बच्चों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है और वहाँ सब चीज की सुविधा है उन्हें हॉस्टल में, और कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है बच्चों को। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में जाएंगे और इतना सब होगा, पर सर आपकी हेल्प के बिना ये सब कुछ संभव नहीं था। और आपका जो भी मैं जितना कहूँ वो शब्द व्यक्त नहीं कर सकती मैं। अरे ठीक है, हमारे लिए तो ये छोटी चीज है, लेकिन हम वही कहते हैं कि देखो हमारे लिए छोटी चीज है। सर आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम करने का ना लोगों में दिल होना चाहिए, पर जो दिल लोगों में नहीं है, मेरी नजर में तो आप ही वो इंसान है। क्योंकि मेरे परिवार में भी काफी ऊंची पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पर उन्होंने कभी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, ना कभी किसी ने मुझे सहारा दिया। तो सर मेरे लिए तो आप ही वो इंसान हैं जिन्होंने राह दिखाई और जो भी करा। देखिए इसको हम ऐसे लेते हैं, इसमें मैं बार बार यही कहता हूँ कि किसी ने हमारी मदद की या नहीं की, ये वो उसका खुद का वो व्यक्तित्व था, लेकिन हमने अगर ऐसे लोगों को जवाब देना है तो हमने उनसे भी ताकतवर बनना है। मेरा तो सीधा सिस्टम है कि यदि हमने किसी से बदला लेने की भावना रखनी है, ईर्ष्या की भावना रखनी है, वो कभी नहीं रखनी। हमने यदि किसी को जवाब देना है तो आप उससे 4 कदम आगे निकलो।
वो अगर क्लर्क है तो आप कम से कम जेई बनो, वो जेई है तो कम से कम आप जो है बी ग्रेड में जाओ, वो बी ग्रेड में है आप ए ग्रेड में जाओ, वो ए ग्रेड में आप आईएएस बनो, आईपीएस बनाओ। तो इस तरीके से हम एक बच्चों के अपने अंदर एक समझ डेवलप कर रहे हैं कि आप अपने परिवार की सिचुएशन चेंज कर देंगे। हाँ और सर, बस दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके। सर बस अब यही चाहते कि बच्चे कुछ बन जाए, और अब मैं अपने भाई और भाभी को भी ये सब चीजें बताती हूँ। हाँ देखो देखो आज आप कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है सबके लिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी भाभी और मैं, हम दोनों ही ये मीटिंग ले रहे थे। अच्छा। तो भाभी कह रही थी कि सर से मैं भी मिलूंगी। मैं कहा ठीक है, हम चलेंगे सर के पास। कोई बात नहीं, ठीक है। तो साथियों, अभी ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये शायद कुछ चीजें हैं, लेकिन बहुत ऐसे उदाहरण थे। इवन अभी एक सोहराम जी थे जो एसओएससी वाली मीटिंग में थे, क्योंकि उनका बेटा इस बार एसओएससी में आने वाला है। क्योंकि उनकी बेटी श्रेष्ठा से जा चुकी है तो श्रेष्ठा वाले सेशन में नहीं रहे, क्योंकि उसका लाभ वो ले चुके हैं। तो एक तरीके से हमको ये समझ में आता है कि हमारा जो लाभ हो गया अब हम नहीं रहेंगे। तो ये प्रवृत्ति हमको बड़ी पुरानी है। हाँ रीना जी, कुछ कहना है क्या? आपको ये कहना चाह रहे हैं? लेकिन हमने अपने व्यवहार को जो बनाना है, ऐसा बनाना है कि हमने जो मदद लेनी थी वो ले ली, लेकिन हमको मदद करने वाला बनना है। चालाक नहीं बनना, समझदार बनना है, जिम्मेदार बनना है। तो साथियों, श्रेष्ठता को लेके और किसी साथी के मन में कोई भी कम से कम नेगेटिव थॉट ये तो ना हो कि भाई मैं श्रेष्ठता को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप बात करें, आप डिस्कस करें। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि 13-14 साल का बच्चा कितना समझदार होता है, और निश्चित तौर पर हमारे जो बच्चे हैं हमसे ज्यादा समझदार उनकी जनरेशन है, वो समझदार है। आप उन पर विश्वास करके देखिए, मौका दे के देखिए, आप उनको बस बांध के मत रखिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे कितना आगे निकल गए। तो क्या और कोई सवाल है किसी साथी का तो बात करते हैं, वरना फिर लगता है कि जय भीम सर, बबलू कुमार बोल रहा था। हाँ, क्या जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया सर। आपका कैसा पढ़ रहा है आपका बच्चा? मैं तो भूल ही गया। सर बहुत ही बढ़िया पढ़ रहा है, ठीक है। वहाँ पे डीपीएस पानीपत में है वो। अरे वाह वाह वाह, डीपीएस पानीपत में पढ़ रहा है, ठीक है। जी सर, बहुत ही अच्छा चल रहा है उसका। ठीक है, फिलहाल आता मिलने भी आया था। क्या करते हो आप? सर जॉब है मेरा, ऑफिशियल ड्राइवरिंग का जॉब है। हाँ जी सर। एक ड्राइवर का बच्चा डीपीएस जैसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता हो तो ये हमारे लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। बहुत ही सर, जो हमने सोचा भी नहीं था सर, उससे भी बहुत ही ऊपर आप लोगों का आशीर्वाद साथ में रहा, और आपसे मिलने भी गए। मैं बहुत बीच में परेशान भी था पीछे, जब वो एक ब्रह्म शक्ति करके स्कूल में मैंने वो कर दिया था तो उसमें आ गया था। जो मैंने उसको देखने जब स्कूल को गया वहाँ सर, तो ऐसे लगा कि जेल जैसा था। हाँ, तो मुझे अच्छा बाद में हमने फिर जी सर, फिर आपसे आए तो मैंने कहा सर इसमें तो नहीं, मुझे दूसरे में लेना। तो आपने फिर बताया कि इसमें, तो डीपीएस में आ गया था सर, तो वहाँ पे फिर हमने कराया जाके। बीच में आपसे हरदम सर जुड़े ही रहते हैं और सारी चीजें देखते भी रहते हैं। बस सर एक शिकायत है, हम भाइयों की जो साथ में तो चलते हैं, मगर देखिए अभी फिलहाल 13-14 लोग ही इसमें ज्वाइन है। इतने दिन से मीटिंग के लिए हो रहा था कि 27 तारीख को सर कब करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, मगर कोई जिनके बच्चे इसमें पढ़ भी रहे वो भी नहीं इसमें आगे कि थोड़ा सा हम आगे औरों को भी बताएं ताकि वो भी आगे सही से हो सके। कोई भी नहीं है इसमें। इससे थोड़ा सा अपने समाज के लिए ना अच्छा नहीं हो जाता है। बबलू जी कोई बात नहीं, ये ऐसी प्रवृत्ति हमारे समाज की है, और यदि हमारा समाज पिछड़ा समाज है तो उसका एक कारण ये है। खैर कोई बात नहीं, चीजें बदल रही हैं और चीजें बदलेंगी। जैसे हम निकले, आप भी निकले, अर्जुन प्रसाद जी हैं वो निकले, हमारे साथ खड़े रहते हैं। अर्चना जी हैं, जब भी हम बोलते हैं वो कंप्लेंट करने के लिए, आवाज उठाने के लिए आ जाती हैं। हम तो ये मानते हैं कि हमने 50 लोगों का काम किया इस साल, उनमें से एक आदमी हमको बोलने वाला मिल जाए, हमारी यही बड़ी जीत है।
मतलब ये समझ लीजिए कि 100 लोग हमसे काम करा के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, नेगेटिव हम नहीं सोचते। लेकिन जब अर्जुन जी का मैसेज मिलता है कि भाई उनका बेटा जो IIT की तरफ आगे बढ़ गया, आपका बेटा DPS की तरफ आगे बढ़ गया, और जब अर्चना जी का हमको मैसेज मिलता है तो हम फिर से समझ जाते हैं कि नहीं नहीं, काम सही दिशा में जा रहा है, काम सही दिशा में जा रहा है, और यही हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होता है। तो 100 लोग हमको मतलब काम करा के निकल जाए, वो हम पे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन एक आदमी भी उस चीज को पॉजिटिव ले लेता है तो हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और रुकेंगे। मान्यवर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बबलू भाई से। जी सर। सर ऐसा है, देखो मैं भी साइकिल की पंचर की दुकान है हमारी, मैं अर्जुन प्रसाद बोल रहा हूँ, और मेरा एक बेटा जो है भाई साहब के आशीर्वाद से पहले SSC स्कूल में हुआ था दिल्ली में, और उसने 9th में एडमिशन हुआ था, 9th 10th 11th 12th पास करके, और अब IIT में उसको एडमिशन हो जाएगा क्योंकि उसका जो क्लियर हो चुका है 81% आए हुआ है। तो ये सब भाई साहब के गाइडेंस से हुआ, प्रदीप जी के और इनके मार्गदर्शन से हुआ, और मेरी औकात नहीं थी जो मैं पंचर लगाता हूँ साइकिल में 200-400 रुपए में जो रोज का कमाने वाला। तो आप लोग पैसे की तो दिक्कत ही मत माने, केवल एक सही दिशा में सही गाइडेंस अगर मिलता है। मैं भी साइंस बायोलॉजी से इंटर पास हूँ, लेकिन बस कमी क्या रह गई, जिस समय मैंने इंटर पास किया था मेरे समय के शायद बहुत सारे लोग नौकरी पे लग गए, सरकारी नौकरी में। मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था और मुझे गाइडेंस देने वाला नहीं था, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला है, गाइड बहुत जरूरी होता है, गाइड के बिना आप रास्ता भटक जाएंगे। तो जो ये प्रदीप जी कर रहे हैं, ये गाइड का काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग इन पे विश्वास करके इनके बताए हुए रास्ते पे चलते रहे और अपने बच्चों का मार्ग जो है ना अच्छा प्रशस्त करते रहे, और अच्छी एजुकेशन, अच्छा रास्ता, अच्छा उनका भविष्य, उज्जवल भविष्य बनेगा अगर आप लोग इनकी बात मानेंगे। तो मेरी बेटा तो मेरा जो SSC करके जो आप चला जाएगा, IIT में जाएगा, और एक इनके आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी भी है, वो DPS में यमुनानगर में पढ़ रही है, 9th में एडमिशन हुआ था, 9th 10th पास करके अब 11th में गई है, और NCC ले रखा उसने, और आप लोगों के आशीर्वाद से, बाबा साहब के आशीर्वाद से हो सकता है उसका डिफेंस में कहीं न कहीं उसका हो जाए, क्योंकि मैं NDA की तैयारी ही उसकी सोच के चल रहा हूँ कि NDA में उसको ले जाऊंगा, और अगर अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, और उसका, हालांकि बच्ची हमारी ठीक है, अच्छी मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, तो आप लोग ये मत सोचे कि पैसा नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिलता, हमें पता नहीं होता है। अगर हमें रास्ता पता हो ना तो पैसे की दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे बबलू भाई, आप नहीं, आप जैसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे मिशन से और भाई साहब के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप पैसे की चिंता ना करें, केवल आप इनके बात को कहे को आप ध्यान में रखें और कहने के हिसाब से चलते रहे, तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा और आप लोगों का नाम होगा समाज में अच्छा, क्योंकि हमारे जब बच्चे आगे नाम करेंगे तो हमारा भी नाम होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास करके इनकी बात को ध्यान रखें और समय समय पर जो भी गाइडेंस मिलता है उसका ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल निश्चिंत होके कि पैसे की चिंता ही मत करें कि मेरी कमाई क्या है क्या नहीं है, उसकी चिंता मत करें। कुछ भी नहीं सर, यही तो साहस हम लोगों के अंदर है, जो कि ड्राइवर और वैसे क्या हम, आप तो इतने पढ़े भी हैं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ मैं सर आपको बताया तो मेरी मौजूदा हालत बता दी मैंने आपको, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं हरदोई जिला यूपी का रहने वाला हूँ और मेरी कमाई 300-400 यही कमाई है डेली की, और कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरे 4 बच्चे हैं, बड़ा बेटा BCA कर चुका है, छोटा बेटा जो आपको बताई थी IIT में शायद इसका सिलेक्शन पक्का हो चुका है, और बेटी BSc वो डायलिसिस कोर्स कर रही है, डायलिसिस से हो जाएगा उसका। छोटी बेटी DPS में पढ़ रही है। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमने कोई कोठी बंगला नहीं बनाया, 17 गज के मकान में रह रहा हूँ, लेकिन केवल बच्चों के लिए अपना जो है मेहनत कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है, और भाई साहब के मार्गदर्शन में और प्रदीप जी के साथ में हमेशा जुड़ा रहता हूँ, मिशन से जुड़ा रहता हूँ, और बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के मिशन से जुड़ा रहता हूँ, और हमेशा जो इन लोग करते हैं उनको फॉलो करता हूँ बस। बिल्कुल सर, एकदम से हुई।
अभी सर इस साल बिटिया का भी मैं एडमिशन के लिए फॉर्म तो भरा हूँ। सर मैंने पीछे भी आपसे व्हाट्सएप पे वो मैंने मैसेज छोड़ के पूछा था, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इधर जो अपना वो हो रहा था ना, तो वहाँ से बंद कर दिए थे एकदम। मैंने तो फरवरी मार्च में ही मैंने ऑनलाइन कर दिया था, पेपर भी जमा हो गया था वहाँ पे, मगर वो बीच में 3-4 बार गया तो वही बोले कि अभी नहीं बन रहा, बंद हो गया है। तो लास्ट एकदम हो गया था, तो मैंने मैसेज आपको किया कि अगर उसके मतलब मैं कर दूँ। अगर कोई कभी ऐसी कोई दिक्कत थी तो हमें पहले बताते, तो वहाँ हमारे वकील साहब हैं जानने वाले, अपने बिरादरी के हैं, तो मैं काम को जल्दी करवा देता। अगर वो चीज को पहले बताना चाहिए था आपको। अपने जब तक अगर आनंद नगरी में अपने बिरादरी, सर जब तक लड़ाई अपने आप लड़ के थोड़ा सा हो जाए तब तक तो ठीक है। जहाँ लगे कि बस अब हो गया, जब तक कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप डिस्कस करोगे तभी तो हम सोल्यूशन निकालेंगे उसका। ठीक है सर, फॉर्म भर गया ना? फॉर्म तो भर गया ना? जी सर, फॉर्म भर दिया हूँ सब कुछ, और गया था वो भी बन ही गया लगभग। तहसील में गया था तो उन्होंने बोला 2-3 दिन में निकाल लेना आप, तो अभी तक तो नहीं। अभी आगे थोड़ी बात करनी है मुझे, 2-3 मिनट की और बात करनी है, बस आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक सर, जय भीम। देखिए साथियों, जो एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आप सब लोग समझ लीजिए, जो खासतौर पे श्रेष्ठा में जाने वाले हैं। कभी कभी क्या है कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कितने अच्छे आए वो तो अपने आप में एक महत्व रखता ही है, लेकिन कभी कभी क्या है कि जो लोग काउंसलिंग करना नहीं जानते और काउंसलिंग की जो सीरियसनेस है उसको नहीं समझते हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। मैंने ऐसे समझदार और पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि जिनके बच्चे जो बहुत अच्छे स्कूल में जा सकते थे, लेकिन काउंसलिंग जो करने का उनका जो एक्सपीरियंस नहीं है, काउंसलिंग करने की जो जानकारी उनको नहीं है, तो वो बहुत ही घटिया स्कूल ले बैठे। और इसका कारण ये होता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार होता है, और यदि उसको उसके हिसाब से ही माहौल नहीं मिलेगा फर्दर, तो वो अपग्रेड करने के बजाय डिग्रेड कर जाएगा। ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी हमको दिखाई देती हैं। तो ये बात हम समझ लें कि जैसे ही 1 जून को हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो हो जाएगा, तो लगभग ये 20 से 25 दिन में जो उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ज़्यादा टाइम लगाते हैं 20 से 25 दिन में, यानी कि हम मान लें कि 25 जून तक ये रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देंगे, और लगभग 1 या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग को लेके भी हम एक स्पेशल जो ठीक है एक काउंसलिंग रखेंगे, अपनी ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे। जब तक इधर से वो मीटिंग फाइनल ना हो जाए, आप किसी से काउंसलिंग मत कराना। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि आपको जाना था डीपीएस और आप पहुंच गए नोएडा वाले पंचशील में, आपको जाना था उधर डीपीएस यमुनानगर, आप पहुंच गए कहीं और, आप उधर पहुंच गए, मतलब डीपीएस पानीपत जाना था आपको और आप पहुंच गए उधर हरियाणा वाले में, जैसे बबलू जी के साथ हुआ। तो काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग किस तरीके से काम करती है, वो फिर आपके नंबर से अगला जो स्टेज होता है वो वाला काम है। यानी कि आपने नंबर ले आए, नंबर लेने के बाद जो काउंसलिंग को जिस तरीके से हम लोग करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि 22 साल 2022 से लेके अभी 25 हो गया, 4 बार का इसमें एक्सपीरियंस है हमारा। तो हमको लगभग स्कूलों के नाम भी ध्यान है कि किस स्टेट में कौन सा स्कूल है और कौन सा स्कूल का जो फीडबैक है वो क्या है, वो आप लोगों से ही हमको पता चल जाता है। कि हम डीपीएस पानीपत की बात करेंगे तो उसका क्या स्टेटस है, डीपीएस यमुनानगर की बात करेंगे तो उसका क्या स्टेटस है, महामाया की बात करेंगे, कोटा की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, देहरादून की बात करेंगे, बहुत सारे स्कूल हैं जब हम बात करेंगे। तो कहाँ कहाँ क्या क्या नेगेटिव हैं, क्या कहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरी बात तो ख़त्म हो गई है। यदि और कोई साथी अपनी कोई सवाल को लेके कोई बात कहना चाहता है या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो मंच ओपन है और इसको 5 मिनट में हम लोग ख़त्म कर देंगे। कोई और किसी की कोई समस्या हो तो बात कर सकते हैं।
सर मुझे ना ये जो मीटिंग है इसका मेरे को रिकॉर्ड कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं अभी हल्द्वानी में, मैं बेटा दिल्ली में, मुझे कल जाना है दिल्ली, तो अगर पॉसिबल हो सके तो इस मीटिंग का रिकॉर्ड मुझे कर दीजिएगा। दूसरा ना, मैंने अभी 10 दिन पहले ये जो PMC करके वो ऑनलाइन बुक के लिए ऑर्डर किया था, अभी तक आए नहीं, पता नहीं कब तक आएगी। 2-3 जगह से उससे किया, फ्लिपकार्ट से भी किया, मीशो से भी किया, वो आए नहीं, पता नहीं है कि नहीं है, पढ़ाई चली रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बोला है, और ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वो काफ़ी कॉस्टली चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं भी काफ़ी जगह इन्वॉल्व रहता हूँ, तो कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। कुछ तो करेंगे, क्योंकि हाँ मैं इसको प्रोफेशनल वे में नहीं लेता हूँ ना, तो मैं थोड़ा अभी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं कर पा रहा हूँ। घर पे नहीं हूँ ना, मैं यहाँ आउट ऑफ दिल्ली हूँ, तो इसलिए कह रहा था। अगर होगी रिकॉर्डिंग तो जरूर आपको मिल जाएगी, नहीं होगी तो वो मेरा टेक्निकल मतलब आप मैंने बता दिया आपको। जो ऑनलाइन बुक आती है वो है कि नहीं थी, क्योंकि 10 दिन हो गए, वैसे 2-3 दिन में तो आ जानी चाहिए, तो ऐसा कुछ जो आदि श्रेष्ठा की वो कुछ है क्या किसी के पास, तो शेयर कर देंगे कुछ किसी के पास डाउनलोड वगैरह। लिंक शेयर कर देंगे, अभी डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, 2-3 लिंक शेयर टाइप है। हाँ हाँ सर, वो करवा दीजिएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ तो रहे, लेकिन उसको जो ऑनलाइन बुक है ना वो आई नहीं, काफी 10 दिन हो गए। तो अगर वो ज्यादा उस बुक के ही पीछे मत पड़ो, उस बुक पे ही डिपेंडेंट मत रहो। मैंने कहा ना, NCERT का आपका क्लास 8 का मैथ क्लियर है, साइंस क्लियर है, सफिशिएंट है। आप वो बुक केवल एडिशनल लेके चलो। हाँ, अभी जो हमारा जो बच्चा था नितिन, जो अर्जुन प्रसाद जी का था, उस समय तो ये कुछ भी नहीं था। उस बच्चे ने अपना जो 8th क्लास की जो बुक थी उसी से तैयारी करी, और उसके बाद में तो चीजें बदली हैं। मतलब YouTube चैनल से भी कुछ चीजें उसने बताई कि ऐसे ऐसी चीजें शुरू हुई हैं। तो वो नितिन हमको भेज देगा एक लिंक YouTube चैनल का, उसको भी आप देख लेना। एक YouTube वाला भी इसको तैयारी कर रहा है। कुछ ऐसा आपके पास हो ना थोड़ा, तो वो आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि श्रेष्ठा और SOSE में दोनों जी अगर नंबर आता है तो क्या हमको लेना है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा। लेकिन जैसे मान लो कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैंने अपने बच्चे को SOSE में अप्लाई किया हुआ, तो मैं SOSE में जा सकता हूँ, मैं श्रेष्ठा नहीं जाऊँगा, तो उनके लिए ये सवाल ही नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि ये विजय भाई बात कर रहे हैं, तो इनका बच्चा अगर श्रेष्ठा में भी क्वालिफाइड कर जाता है और SOSE में, तो इनको क्या लेना चाहिए, तो वो भी हम तभी बताएंगे। क्योंकि एक ही तरीके का ट्रीटमेंट जो है हर पेशेंट पे नहीं एप्लीकेबल होता, तो वो कभी कभी बच्चे को देख के भी हमको बोलना पड़ता है कि नहीं, इस बच्चे को आप बाहर भेज दो, इस बच्चे को दिल्ली में रखो। तो वो भी हमारा एक अपना एक्सपीरियंस है। जी सर। ठीक है, तो साथियों और कोई किसी का सवाल हो तो आप ग्रुप में भी अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर लगभग आप सभी लोगों के पास है, ज़्यादातर मैं बिजी रहता हूँ। व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज छोड़ देते हैं तो मैं जवाब दे ही देता हूँ। और ख़ास तौर पे ये सीरियस क्वेश्चन आपका होता है या बहुत इमीडिएट ऐसा होता है कि उसको रिप्लाई करना है, तो मैं रिप्लाई करता हूँ। जब लगता है कि कुछ उल्टा सीधा यूँ चल रहा है बस, तो मैं रिप्लाई भी नहीं करता बहुत से क्वेश्चनों पे। लेकिन जब लगता है कि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे आने वाले 1-2 दिन में इसको जवाब देना ही देना है, तो दे देता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जवाब नहीं देता। ठीक है साथियों, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मुनिवासी सर। जय भीम, जय भीम सर, जय भीम।